अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज नैच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कराची डिजिटल पल्स न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जुडिशरी और हमारे सिक्योरिटी के इदारों के दरमियान जो तकरार है, जो शुरू उस वक्त हुआ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसमें बताया गया कि उनके ऊपर हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों का दबाव होता है। मुख्तलिफ वाक़यात उसमें दर्ज किए गए जो हमने अगले प्रोग्राम में डिस्कस किए थे। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन 6 जज साहबान से मुलाकात की और फिर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और फिर एक रुकनी कमीशन का ऐलान हुआ हुकूमत की तरफ से, जो अपना चीफ जस्टिस के अपना तजवीज़ पर किया गया। तसद्दुक़ जिलानी साहब जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनको मुकर्रर कर दिया गया उस कमीशन के ऊपर। लेकिन उसने फिर इनकार कर दिया कि वो इस कमीशन के सरबराह के तौर पर या एक अपना कमीशन के तौर पर वो अपना काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो है 7 रुकनी बेंच बना और उस 7 रुकनी बेंच ने जो हियरिंग की, हमने देखा कि वो 29 अप्रैल तक अब उसको उसकी नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 29 अप्रैल रख दी गई है, यानी 26 दिन का वक्फे से पहले जो हियरिंग हुई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदलिया के ऊपर कोई भी कदगन लगाने की कोशिश की जाएगी तो वो और उसके साथी जज जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। और फिर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन नतीजा ये आया कि 26 दिन का वक्फा कर दिया गया। और इस अरसे में ये भी हुआ कि जब वो ख़त जो अपना जो लिखा गया था उसके जवाब में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जज साहबान को धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए। वो 1 अप्रैल को हुए थे और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत 4 जजों को जो है वो धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए। और इस तरह की आज खबर आई कि लाहौर हाई कोर्ट के 4 जज साहबान को भी धमकी आमेज़ ख़त मौसूल हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो ख़त पहला लिखा गया था, जो उनको धमकी आमेज़ ख़त जो पोस्ट किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान को, उसके बारे में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो ख़त जो है वो GPO पिंडी से भेजा गया था, रावलपिंडी से, यानी पोस्ट ऑफिस जो थी वो रावलपिंडी की पोस्ट ऑफिस थी जहाँ से वो भेजा गया था। बहरहाल अब ये सूरत हाल है और नामूस से तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वो एक तंजीम का नाम आया है जिसने ये काम किया है जजों को धमकाने का। अब 29 तारीख तक तो ये मामला चला गया, लेकिन मसला असल में ये है कि ये 29 के बाद क्या होगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये इंदिया भी दिया कि फुल कोर्ट भी उसको सुन सकता है, क्योंकि उसने कहा कि जब वो बेंच बना रहे थे तो उस वक्त इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ 7 जज साहबान थे। कुछ जज साहबान लाहौर थे, कुछ कराची थे, कुछ बाहर थे। बहरहाल उस वक्त जितने जज साहबान थे उनके ऊपर ये बेंच बना दिया गया। अब फुल कोर्ट बन सकता है। फुल कोर्ट बनेगा तो क्या होगा, अगर ये अपना जो बेंच बना है ये अपना इसको सुनेगा तो क्या होगा। बात तो एक ही है, क्योंकि इस वक्त बहुत वाज़ेह है कि हमारी जुडिशरी और हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान जो है वो एक टग ऑफ वार शुरू हो चुकी है। अब उसमें जो हमारा आईनी के तौर पर जो एग्जीक्यूटिव है, यानी वज़ीर आज़म और उसकी काबीना, जो सिविलियन एग्जीक्यूटिव है, वो क्या रोल अदा कर सकता है? वो कोई रोल अदा नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास आईनी और कानूनी तौर पर जितने भी पावर्स हों, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह के मामलात होते हैं उसमें हमारे सिविलियन अथॉरिटीज़ के पावर क्या होते हैं और हमारी अदलिया के क्या पावर होते हैं, उसके हमने बहुत सारी मिसालें हमने देखी है। नाज़रीन को याद होगा कि किसी ज़माने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो रिटायर हो चुके थे, लेकिन उसके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज हो चुका था, तो उसको जब अदालत में पेश होने की बात होती थी तो वो किस तरह उसको बीच रास्ते से वो उसको बीमार करके CMHS पहुंचाया जाता था
اور پھر وہاں سے جو ہے وہ لیکن وہ پیش نہیں ہوتے تھے. اور پھر جب ان کو کراچی کے اندر ٹھہرایا گیا تو اس کے جو سیکیورٹی تھی بحیثیت سابق آرمی چیف کے اور بحیثیت سابق صدر کے اس کو جو ملتی تھی، لیکن عدالتوں کے سامنے عدالتیں اس کو سامنے بے بس رہتی تھی. اور عدالتیں تو اس وقت بھی بے بس تھی جب 2007 کے اندر 2007 کے اندر جب ہمارے اس وقت کے آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف نے جسٹس افتخار چودھری کی سپریم کورٹ کو معطل کیا تھا. اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جوڈیشری کی جو موومنٹ تھی اس کو بحال کر دیا گیا، لیکن پھر جب وہ اپنا 3 نومبر کا 2007 کا جو اپنا ایمرجنسی لگی، اس کے بعد پھر وہ معطل ہو گئے اور ان کو قید کر دیا گیا. اور پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان کی ٹیلی ویژن اور دنیا بھر نے یہ دیکھا کہ اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس جو تھے وہ اپنے سپریم کورٹ کی طرف بغیر کسی پروٹوکول کے، بغیر گاڑی کے وہ پیدل جانے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس وقت اسلام آباد پولیس کے جو اہلکار تھے اس کو دھکے دے رہے تھے، اس کو بالوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تھے. یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یہ ہوا. اور جب وہ کراچی آئے کسی زمانے میں، کراچی اسی عرصے میں جب وہ کراچی آئے تو ان کو ایئرپورٹ پر روک دیا گیا. اور یہاں پہ جو فائرنگ ہوئی 12 مئی کا جو واقعہ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر. جب ہمارے عسکری اور انٹیلیجنس کے ادارے جس بات پہ ٹھن جائے ان کی وہ پھر اس کے سامنے نہ ہماری عدلیہ کچھ کر سکتی ہے، نہ ہمارے سویلین چیف ایگزیکٹو صاحب یا ایگزیکٹو جو برانچ ہے سویلین وہ کچھ کر سکتی ہے. لیکن یہ صرف مسئلہ ان کا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے جو وردی والے جو حکمران ہوتے ہیں یا وہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمارے ناظرین کو ہم یاد دلا دیں کہ یہ 1990s کی بات ہے جب 95 کے اندر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اس وقت ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ سب کچھ ہوا. جسٹس سجاد علی شاہ کی کورٹ تھی اور اس کورٹ نے جب فیصلہ دینا چاہا نواز شریف صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز کے حوالے سے تھے، تو اس وقت کیا ہوا کہ اس کی سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا گیا. اور بہت بڑی تعداد میں جو ورکرز تھے پی ایم ایل این کے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ان لوگوں نے دھاوا بولا اور چیف جسٹس صاحب چلتی کورٹ سے بھاگ کے اپنا وہ جا کے چھپ گئے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ چیف جسٹس صاحب گھر اس کو جانا پڑا اور میاں نواز شریف صاحب نے اپنی پسند کا چیف جسٹس لگایا. تو ہمارے ہاں ججوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کیونکہ جج صاحبان خود کمپرومائزڈ ہوتے ہیں. اب جن دو جج صاحبان کا ہم نے بات کی ہے، جسٹس سجاد علی شاہ صاحب، اس کو بینظیر بھٹو صاحبہ نے آؤٹ آف ٹرن جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن نہیں بلکہ 2 سینئر ججوں کو سپرسیڈ کر کے اس کو 94 کے اندر جو ہے اپنا اس کو بنایا تھا اپنا چیف جسٹس. بینظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا تھا کیونکہ اس کے اوپر جو 2 چیف جسٹس جو سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے ان کو اس نے سپرسیڈ کیا تھا. اور جسٹس چودھری جس کو پرویز مشرف نے چیف جسٹس بنایا تھا اس نے مشرف کے پہلے جو اپنا 1990 اس کو جو ہے ویلیڈیٹ کرنے والے جو جج صاحبان تھے اس میں جسٹس چودھری صاحب بھی تھے. تو جج خود کمپرومائز پوزیشنز میں ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت پہ اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں، وہ انصاف کی بالادستی کے لیے نہیں کرتے کام. تو پھر اس کی وجہ سے ججوں کو یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں. اب جو 6 جج صاحبان جن نے یہ خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان جج صاحبان کی کریڈیبلٹی کے بارے میں بھی سارے میڈیا پہ اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو یہ کر رہے ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ان ایکشنز کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. لیکن فائدہ جس کو بھی ہو. لیکن یہ مسئلہ فائدے نقصان کا نہیں ہے. مسئلہ بہت سادہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری ایگزیکٹو ہے آئینی طور پر جو سویلین اتھارٹیز ہے وہ بے بس ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے.
हम आपको बार बार बता रहे हैं, अगले प्रोग्राम में भी हमने बताया था, आज फिर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो आलमी इदारे जो डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम पे हर साल एक रिपोर्ट जारी करते हैं, उनकी रिपोर्ट जो आई थी जनवरी के महीने में, उसमें कहा गया था कि पाकिस्तान जो है अब हाइब्रिड रिजीम नहीं रहा, क्योंकि जब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त पाकिस्तान के बारे में 2022 की जो रिपोर्ट आई थी, यानी 2023 की जनवरी को, उस वक्त कहा गया था कि पाकिस्तान एक हाइब्रिड रिजीम है, यानी मखलूतुल नस्ल है। कुछ जो इख्तियारात थे उस वक्त कहे गए कि वो इमरान खान की हुकूमत, जो सिविलियन हुकूमत थी, उसके पास थे, और उससे ज़्यादा इख्तियारात जो थे वो हमारे सिविलियन, अपने नॉन सिविलियन यानी हमारे अस्करी और इंटेलिजेंस के इदारों के पास थे। लेकिन अब जो 2023 की जो रिपोर्ट जनवरी 2024 को आई है डेमोक्रेसी इंडेक्स की, उसमें वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया है कि पाकिस्तान एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। एपेक्स कमेटीज़ किसी ज़माने में बनती थी, अब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी हुई है, सारे फैसले वहीं पर होते हैं, और जब आर्मी चीफ बैठे होते हैं तो उस वक्त ना किसी वफाकी वज़ीर को, ना किसी सिविलियन ब्यूरोक्रेट को ये जुर्रत होती है कि आर्मी चीफ साहब जो कह दे उसके बरक्स वो कोई अपनी राय पेश कर सके। इस मंजरनामे में ये सुप्रीम कोर्ट और जज साहबान क्या अपना मसला हल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कमीशन अगर बनता है तो कमीशन की तारीख भी कोई अच्छी नहीं है। वो अपना अहमदुर्रहमान कमीशन हो या वो एबटाबाद कमीशन हो, हमारे अस्करी इदारों की कारकर्दगी के हवाले से जो भी कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट्स जो है वो ना तो मंजर आम पे आती है, ना उन रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स के ऊपर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। तो लगता ऐसे है कि चीफ जस्टिस साहब ने मामला भांप लिया है और इसीलिए उसने एक लंबी तारीख दे दी है ताकि इसके दरमियान जो है वो बातचीत करके मामले को रफा दफा किया जा सके, और उम्मीद यही की जाती है कि ये मामला रफा दफा ही हो जाएगा और उसमें शायद पुल का किरदार जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत करे और इस तरह मामला जो है वो ठंडे कर दिए जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फुल कोर्ट बनेगा तो वो भी किसी तरह इस तरह का फैसला देगा जिससे किसी को फ़ायदा नुकसान नहीं होगा। बहरहाल 29 तक इंतज़ार करना है, तब तक तो ज़ाहिर है कुछ हो नहीं सकता। ईद की छुट्टियां भी होंगी, जज साहबान भी अपने घरों के साथ, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाएंगे, और बाकी लोग भी इस तरह के अपना ईद के उसमें बिज़ी होंगे, और हम आपको लेकिन अपडेट करते रहेंगे अपने तज्जियों के साथ। आज के प्रोग्राम का वक्त पूरा होता है, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा प्रोग्राम देखते रहें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।